नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल इंडिया 01 में। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ एक और नई जानकारी को लेकर। आज हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर राजवीर सर से, जो कि हैं RVS कॉलेज में सस्य विज्ञान विभाग में प्रोफेसर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, जो अब वर्तमान खेती का स्वरूप है उसके बारे में सर आप थोड़ा बताएं। जी, देखिए, कृषि जो है हमारे भारतीयों का एक अभिन्न अंग है। उनकी दैनिक जीवनचर्या का एक पार्ट है और उसी के ऊपर देश की अर्थव्यवस्था कहीं न कहीं उस पर जो है डिपेंड है। तो मैं ये आपसे बताना चाह रहा हूँ, आज का खेती का जो मुख्य समस्याएं हैं, लगातार खेती के अंदर खर्चे बढ़ रहे हैं और आमदनी घट रही है, जिससे देश का आम किसान जो है आज प्रभावित है। और दूसरा कारण जो हमारे प्राकृतिक स्रोत है, मिट्टी, पानी और पर्यावरण, इसका भी अत्यधिक दोहन लगातार हो रहा है। उसकी वजह से भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है लगातार घटती चली जा रही है। और तीसरा जो प्रश्न है वो किसान की आय दोगुनी करने की बात लगातार जो सरकार कर रही है, और वो निश्चित रूप से उसमें काफ़ी हद तक काम हो गया है, चाहे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के माध्यम से हो और प्रति हेक्टर पैदावार भी नई कृषि तकनीकियों के द्वारा बढ़ रही है, तो उसका लाभ किसान को मिल रहा है। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि इस समय जो आधुनिक खेती की जो समस्याएं हैं, भूमिगत जल स्तर का लगातार गिरना, मृदा की उर्वरा शक्ति का कम होते हुए जाना, और फसलों में कीट और बीमारी और खरपतवारों का जो प्रकोप है उसके द्वारा भी पैदावार लगातार घटती चली जा रही है। और तीसरा, जलवायुवीय जो व्यवस्थाएं हैं, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक उष्मीकरण की वजह से भी उसका असर फसलों की पैदावार पर पड़ रहा है। तो आज की परिस्थिति में जो आधुनिक खेती का जो स्वरूप है, उसको कहीं न कहीं हमें पर्यावरण हितैषी या पर्यावरण मित्र खेती की तरफ हमें अब रुझान करने का समय आ गया है, क्योंकि लगातार कीटनाशी रसायनों के द्वारा जो कृषि उत्पाद हैं उनमें भी काफ़ी जहरीले अंश जो है दिखाई पड़ रहे हैं, और उसका प्रभाव मानव जीवन पर भी पड़ रहा है। पशु पक्षी या जितना भी हमारा जो इकोसिस्टम है उन सब पर इसका असर आना शुरू हो गया है। अच्छा सर, जैसे आपने अभी बताया, जो हमारे आधुनिक कृषि में जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं समय पे किसानों को, उसके बारे में आपने चर्चा की। सर, वो कौन सा बीच वाला रास्ता है जिसको हमारे किसान भाई अपना सकें, जिससे उनको अधिक उत्पादन मिले, कम लागत लगे? जी, बहुत प्रासंगिक आपने प्रश्न किया है कि एक तरफ तो आधुनिक खेती की बात लगातार चल रही है कि इसको हम किस तरह से पर्यावरण के हिसाब से इसको जो है समुन्नत बनाया जा सके। दूसरी तरफ लगातार अवधारणा जैविक खेती की भी हमारे सामने है। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि हम खेती को टिकाऊ स्वरूप, जिसको हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या समगतशील कृषि के नाम से भी जानते हैं, और इसके मूल जो अवधारणा है टिकाऊ खेती का, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको हम 2-3 चीज़ों में बांट सकते हैं। जैसे फसलों के पोषक तत्व प्रबंधन की बात हम करते हैं, तो पोषक तत्वों का जहाँ तक आज हम देख रहे हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति लगातार जो कम होती जा रही है, उसके अंदर जीवांश पदार्थ, किसान के पास उतना गोबर और अन्य जो स्रोत हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। तो रासायनिक उर्वरकों का लगातार जो प्रयोग बढ़ रहा है खेती के अंदर, उसको हमें रोकना होगा, और उसके लिए हमें जीवांश पदार्थ आधारित जो जैविक खादें हैं, जैसे आप गोबर की खाद जितना भी किसान के पास घर पे हो रहा है, उसको भी हमें अच्छे
प्रबंधन करके उसका अच्छी तरह से सड़ाकर, जैसे नाडेप पद्धति है या दूसरा केंचुए की खाद है जिसे वर्मी कंपोस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट एक बहुत अच्छी जैविक खाद है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा, मान लीजिए गोबर की खाद भी नहीं है, जैविक खाद के रूप में वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है, तो उन किसान भाइयों के पास जो बाजरा कर रहे हैं खरीफ में, तो बाजरे की थ्रेसिंग के बाद जो बबूला जिसे कहते हैं आम भाषा में, उसको खेत के एक कॉर्नर में ले जाके अच्छे से उसको सड़ाकर हम उसको अच्छा खाद बना सकते हैं। आज हमारे पास डिकम्पोजर हमारे पास हैं, बहुत जल्दी 1 से 2 महीने में अच्छा खाद जो है उनके द्वारा तैयार हो सकता है। तीसरी बात, जो फसली अवशेष हैं, जैसे जहाँ दलहन फसलें हो रही हैं, उर्द है, मूंग है, तो उसका जो फसल का जो अवशेष है, अवशेष प्रबंधन करें। फसल अवशेष प्रबंधन के द्वारा हम बहुत अच्छा खाद बना सकते हैं। चौथा जो कंपोनेंट है पोषक तत्व प्रबंधन का, उसमें जैविक खादों का प्रयोग, जैव उर्वरकों का प्रयोग। जहाँ दलहन फसलें हैं वहाँ हम राइजोबियम जो बैक्टीरिया आधारित जो जैव उर्वरक है उसको ले सकते हैं। और इसके अलावा आपका खाद्यान्न वाली फसलें हैं, वहाँ भी एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम है ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ, धान, इन सब के लिए जैव उर्वरक उपलब्ध हैं। और चौथा जो अंतिम वो है वो रासायनिक उर्वरकों का। अब मैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए गेहूं की फसल में आमतौर पर जो आवश्यकता है 1 हेक्टर गेहूं के लिए 150 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता है, 60 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता है, 40 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता है। ये एक आम रिकमेंडेशन है, अन्यथा हमें मृदा परीक्षण के आधार पर ही पोषक तत्वों को फसलों में देना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा ये कहना है टिकाऊ खेती के माध्यम से कि मान लीजिए 150 किलोग्राम नाइट्रोजन देना है तो 75 किलोग्राम हम रासायनिक उर्वरकों से दे दें और 75 किलोग्राम जो हमारे अन्य जो जैविक खादें हैं, यानी दोनों को मिलाकर हम प्रयोग करें, समन्वित रूप से प्रयोग करें। उसी तरह से मान लीजिए आपके पास जैविक खादें ज़्यादा हैं तो 75% हम नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटाश की पूर्ति जो है हम जैविक खाद से करते हैं, 25% हम रासायनिक उर्वरकों से करते हैं। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि समन्वित रूप से पोषक तत्वों का प्रबंधन हमें करना चाहिए। अच्छा सर, जैसे समन्वित रूप से पोषक तत्वों का प्रबंध करते हैं तो सर कितना समय लगेगा हमारे किसान भाइयों को रासायनिक से और प्राकृतिक की ओर जाने में या कार्बन खेती की ओर जाने में कितना समय लग जाएगा किसान भाइयों को? देखिए, मैं एक दूसरी अवधारणा को लेके आपसे बात कर रहा हूँ, टिकाऊ खेती, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और टिकाऊ खेती में रासायनिक उर्वरकों का या कीटनाशी रसायनों का बिल्कुल समूल रूप से उसमें ये नहीं है कि उसमें हम ये नहीं दे सकते। हमें जैसी परिस्थितियां हैं हमें उनको जो है मिला जुला कर प्रयोग करना होगा, क्योंकि हमारे पास अभी भी जो फसलों की जो डिमांड है पोषक तत्वों की, वो जैविक खादों से अभी हम पूरा तरीके से नहीं कर सकते और लगातार हमारा उत्पादन भी एक साथ करेंगे तो घटने की संभावना रहती है। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है, जैसा अभी कह रहा था मैं, कि जैविक खादों का भी प्रयोग करें और रासायनिक खादों का भी मिला जुला के प्रयोग करें, समन्वित रूप से करें, समग्रता के साथ करें। और इसी तरह से जैसे खरपतवार प्रबंधन की बात है तो वहाँ पर हम एक साथ केवल रासायनिक जो खरपतवार नाशी हैं उनका ही प्रयोग ना करें, उससे पहले खरपतवारों की समस्या कहाँ से आ रही है, यानी बचाव के उपाय हम उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे आपका जो बीज बो रहे हैं वो खरपतवार रहित बीज हमें बोना चाहिए, या जिस मशीन को हम खेत में बुवाई के लिए प्रयोग कर रहे हैं या उसका हार्वेस्टिंग की मशीनें हैं, कंबाइन है या थ्रेसर है, उनको भी साफ़ करके ही हमें थ्रेसिंग में उसको ले जाना चाहिए। यानी कहाँ से वो खरपतवार की समस्या खेती के अंदर आ रही है, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपको मालूम है कि उपचार से बचाव हमेशा अच्छा रहता है, तो बचाव के उपायों को करें,
फिर इसके बाद देखें कि स्थिति जो है किस तरह की आ रही है। इसमें जो समग्र खरपतवार प्रबंधन के जो सिद्धांत हैं उसको हमें अमल में लाना चाहिए। सिद्धांतों में जैसे हमारा पहला जो मैं अभी बता रहा था, उपचार से बचाव अच्छा है, उन पॉइंटों को देखें कि वो खरपतवार की समस्या हमारे सामने कहाँ से आ रही है, उस पर काम करें। दूसरा, हमारा जो यांत्रिक विधियों के द्वारा, मान लीजिए कोई छोटी नर्सरी है या छोटा क्षेत्र है, तो वहाँ हम खरपतवारों को उखाड़ कर भी नष्ट कर सकते हैं। छोटा क्षेत्र है, ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है तो उसके लिए अन्य दूसरे तरीके जो यांत्रिक विधियों के हैं हम उसको वहाँ पर भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, जो खरपतवार नियंत्रण का जो विधि है वो जो है कर्षण क्रियाओं के द्वारा है। यहाँ पर मैं ये किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा कि फसल चक्र को हम बदलते रहना चाहिए। जैसे लगातार गेहूँ या धान ले रहे हैं तो उन फसलों के स्थान पर हम सरसों ले सकते हैं। गेहूँ के स्थान पर रबी में 1 या 2 साल अगर हम सरसों ले लेते हैं, या अन्य दूसरी फसल चारे वाली जैसे बरसी में, तो गेहूं की फसल में जैसे फेलरस माइनर है या चीनोपोड बथुआ है, खरतुआ है, जो भी रबी के खरपतवार हैं उन्हें हम बगैर खर्च किए उनको हम आसानी से नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरे पॉइंट पर हमें रासायनिक खरपतवार नाशी रसायनों पर हमें विचार करना चाहिए। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि केवल हम रसायनों पर डिपेंड ना रहें, जो हमारे नियंत्रण के जो दूसरे विकल्प हैं, खेत को चारों तरफ से साफ रखें, क्योंकि ये कीट और बीमारियों का जो जीवन चक्र है वो खेतों की मेड़ों के किनारे और उनमें जो है जो घास फूस खड़ा हुआ है वहाँ पर भी इनके अंडे और लार्वा रहते हैं। तो किसान को केवल कीटनाशी रसायन या उन पर जाने से पहले जो बचाव के उपाय हैं, जो खेत की गहरी जुताई है ना, जैसे मृदा सौरीकरण जैसे बोलते हैं, मई जून में जब खेत खाली हो जा रहा है, और मैं तो ये सलाह देना चाहूँगा कि 3 साल के अंदर एक गहरी जुताई हमें अवश्य करना चाहिए। उससे क्या होगा कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति जो नीचे 2 फीट नीचे मिट्टी में लगातार एक स्तर पर हम जो जुताई कर रहे हैं, उससे एक हार्ड पेन डेवलप हो, ये एक कड़ी सतह है, उससे नीचे पोषक तत्वों का आवागमन भी प्रभावित हो रहा है, और जो लवण और अम्ल जो हैं जो मिट्टी में लगातार रासायनिक उर्वरकों के देने की वजह से मिट्टियाँ अम्लीय क्षारीयता की तरफ जा रही हैं, तो वो भी पोषक तत्वों का आवागमन निचली लेयरों से ऊपर होगा। गहरी जड़ वाली फसलें भी आसानी से जो है हम वहाँ पर ले सकते हैं, और ये कीट और बीमारियों के जो जीवाणु हैं उनको भी हम आसानी से इसमें नष्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।